जब एक साधारण सी दिखने वाली औरत थाने के भीतर दाखिल हुई, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक अफसर है। और जिस थप्पड़ ने उसकी गरिमा को ललकारा था, उसी थप्पड़ की गूंज पूरे सिस्टम को हिला देगी। ये सिर्फ एक वीडियो की वायरल कहानी नहीं है, ये उस बदले की शुरुआत है जो कानून की किताब से नहीं, एक मोबाइल रिकॉर्डिंग से लिखा जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हर सिस्टम बेनकाब हो, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके बताइए, क्या आप भी सीमा वर्मा जैसी हिम्मत रख सकते हैं? गांव बेलवा का थाना बाहर से जितना ऊंचा, चौड़ा और चमकता हुआ दिखता था, अंदर से उतना ही सड़ा, बदबूदार और गिरा हुआ था। वहां की दीवारों पर रंगीन पोस्टर तो थे, लेकिन उन पर लिखे नियम कानून बस दिखावे भर के थे। असल में वहां कानून की भाषा पैसे, रुतबे और डर से लिखी जाती थी। और इसी थाने में उस दोपहर जब एक पसीने से भीगी, सादी साड़ी पहने, कांधे पर पुराना झोला टांगे एक महिला चुपचाप भीतर घुसी, तो किसी की नजर भी नहीं पड़ी, क्योंकि यहां आने वाली हर कमजोर की हैसियत सिर्फ इस बात पर तय होती थी कि वो दरोगा को कितने नोटों की गड्डी दिखा सकती है। और जब उस औरत ने सीधे डेस्क पर जाकर कहा कि उसे एक आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है जिसने उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की, तो वहां बैठे सब इंस्पेक्टर रमेश यादव ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उसकी साड़ी को नीचे से ऊपर तक घूरा और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ऐसी साड़ी में तो कोई भी मर्द पिघल जाए, अब तू कह रही है कि तू पीड़ित है? और फिर बड़े सहज अंदाज में अपनी कुर्सी से उठकर उसके बिल्कुल करीब आ गया, उसकी बातों की गंभीरता को अनसुना करते हुए बोला, कहीं जान पहचान का तो नहीं था वो आदमी? या तू ही पहले राजी थी, अब पछता रही है? और जब वह औरत शांत रही, तो उसने और आगे बढ़ते हुए अपनी टेबल की दराज से चाय निकालने का बहाना किया और कहा, देखो बहन, यहां नाटक करने से कुछ नहीं होता। या तो तू केस वापस ले ले या पैसे ले आ, ऐसे तो हम रोज 100 केस देखते हैं। और जब वह औरत अब भी बिना डरे बोलती है, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी और इसकी कॉपी सीधा एसपी ऑफिस जाएगी, तो रमेश यादव भड़क जाता है, कलाई पकड़कर उसे झटके से खड़ा करता है और उसकी गरिमा को तोड़ने की मंशा से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है। उस पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, कोई सिपाही कुछ नहीं बोलता। और वह औरत, जो एक आम पीड़िता लग रही थी, अपने झोले में से एक मोबाइल निकालती है और कहती है, रिकॉर्डिंग चालू थी और तुमने सिस्टम पर हाथ उठाया है, मुझ पर नहीं। यह सुनते ही दरोगा पीछे हटता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आता है। सामने वाला बोलता है, दरोगा जी, थाने में जिस औरत को आपने थप्पड़ मारा है, वो तहसील की नई एसडीएम मैडम है, सीमा वर्मा, और वो आज गुप्त निरीक्षण पर थी। ये सुनते ही दरोगा के पांव कांपने लगते हैं, चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह बिना कुछ कहे वहीं गिर पड़ता है। सीमा एक नजर सभी सिपाहियों पर डालती हैं, जिनके चेहरों पर शर्म, डर और हैरानी के मिले जुले भाव हैं। फिर वह सामने वाले ऑफिस की कुर्सी पर बैठ जाती हैं, अपने फोन से एक वीडियो चलाती हैं जिसमें पूरे वार्तालाप और थप्पड़ मारने की घटना की रिकॉर्डिंग थी। और फिर वही वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें एक महिला को इंसाफ की जगह अपमान मिलता है। लेकिन वह चुप नहीं रहती, बल्कि अपने दर्जे, शिक्षा और अधिकार का इस्तेमाल करती है पूरे सिस्टम को आईना दिखाने के लिए। वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स आते हैं, मैडम आपने सही किया, अब डर लगेगा वर्दी वालों को, और मीडिया की हेडलाइन बनती है, जब एसडीएम ने सिस्टम को बेनकाब किया। लेकिन असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सीमा वर्मा सिर्फ एक एसडीएम नहीं थीं, वो एक बड़ी योजना का हिस्सा थीं। पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम की प्रमुख थीं, और बेलवा थाना उनका पहला टारगेट था। उन्होंने पिछले 3 महीने से इस थाने की गतिविधियों पर नजर रखी थी, ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड की थीं, रिश्वतखोरी की घटनाओं के गवाह इकट्ठा किए थे, और उस दिन की थप्पड़ की घटना दरअसल पूरे ऑपरेशन का पहला ट्रिगर थी, जिससे पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था हिलने वाली थी। अगले ही दिन एसडीएम सीमा वर्मा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं कि कैसे इस थाने में न सिर्फ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, बल्कि बलात्कार के मामलों में भी रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, और कैसे वहां के अधिकारी सबूतों को मिटा देते हैं या पीड़िताओं को धमकाकर केस वापस लेने को मजबूर करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच जाती है।
सरकार को सफाई देनी पड़ती है और कई थानेदारों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सीमा वर्मा की जंग अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि बेलवा थाने के पीछे एक और बड़ा नाम था, एक नेता का बेटा जो थाने के अधिकारियों को पाल रहा था और जिसे बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए जाते थे। सीमा जानती थी कि अगर असली जड़ को नहीं काटा गया तो यह सिस्टम फिर से वही गलती दोहराएगा। इसलिए अगला कदम था उस नेता के बेटे तक पहुंचना। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उनके साथ थी वो सच्चाई जो कैमरे में कैद हो चुकी थी, वो हिम्मत जो एक थप्पड़ से भी भारी थी, और वो बदला जो गोली से नहीं, रिकॉर्डिंग से लिया जा रहा था। अब कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि सीमा को पता चलता है कि वह नेता का बेटा वही है जिसने सालों पहले उसकी बहन के साथ दरिंदगी की थी। लेकिन केस को आपसी सहमति बताकर बंद करवा दिया गया था, और अब वक्त आ गया था कि वो अधूरा इंसाफ पूरा किया जाए। इस बार खेल खुले में नहीं, अंधेरे में खेला जाएगा, जहां सच्चाई के पास कैमरा होगा और झूठ के पास सत्ता। लेकिन कौन जीतेगा, इसका फैसला अब जनता की अदालत करेगी। और यहीं से शुरू होती है उस अफसर की अगली चाल, जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। बेलवा थाने में गूंजे उस थप्पड़ की आवाज सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं रही, वो पूरे जिले में फैल गई। मीडिया, सोशल मीडिया और महिलाओं के संगठनों से होते हुए वह थप्पड़ उस तंत्र के मुंह पर पड़ा जिसे अब तक अंधेरे में खुद को कानून समझने की आदत हो गई थी। लेकिन इस कहानी का असली तूफान अब शुरू हुआ था, क्योंकि एसडीएम सीमा वर्मा ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस थप्पड़ की वजह बताई और फिर वहां के थानेदार, सिपाही और तमाम भ्रष्ट अफसरों की करतूतें सार्वजनिक कीं, वैसे ही सरकार और पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई। लेकिन सीमा जानती थीं कि यह महज शुरुआत है, क्योंकि बेलवा थाना एक मोहरा था। असली खेल तो वह नेता खेल रहा था जिसने वर्षों से सत्ता की ढाल लेकर बेलवा थाने को अपनी निजी जागीर बना रखा था। उसी के इशारे पर रिपोर्ट रोकी जाती थी, उसी की सिफारिश पर गुंडे छोड़े जाते थे, और उसी की जेब में सैकड़ों अपराध दबे हुए थे। उस नेता का नाम था विक्रम सिंह राठौड़, और वह केवल बेलवा का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का सबसे ताकतवर नाम था, जिसके खिलाफ गवाही देने से पहले लोग घर छोड़ देते थे। लेकिन सीमा के लिए यह निजी लड़ाई भी थी, क्योंकि कई साल पहले उसी विक्रम सिंह के बेटे रोनित राठौड़ ने उसकी छोटी बहन सपना वर्मा के साथ वो किया था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। तब वह कॉलेज में पढ़ती थी और एक सेमिनार में शरीक होने के लिए आई थी जिला मुख्यालय। वहीं रास्ते में रोनित ने अपने गुंडों के साथ उसे जबरन गाड़ी में उठाया, फार्म हाउस ले गया और 3 दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा। मीडिया में यह मामला आया, लेकिन सबूतों के अभाव और आपसी सहमति की थ्योरी में केस रफा दफा हो गया। तब सीमा की उम्र महज 22 साल थी, लेकिन वह उसी दिन कसम खा चुकी थी कि वह इस सिस्टम का हिस्सा बनेगी और बदला नहीं, इंसाफ लेगी। और आज वर्षों बाद वह एसडीएम बन चुकी थी, और अब उसके पास वह शक्ति थी, वह हिम्मत थी, और सबसे बड़ी बात, वह सबूत थे जो सालों से वह इकट्ठा कर रही थी। सीमा को यह भी पता था कि थाने के सारे मोबाइल, सीसीटीवीज और कंप्यूटर पर एक ऐसा स्पाई सॉफ्टवेयर लगाया गया है जो रोनित के इशारे पर डिलीट का ऑप्शन एक्टिव कर देता है। इसलिए उसने ऑपरेशन क्लीन बेलवा की शुरुआत की, जिसमें वो खुद को एक आरटीआई कार्यकर्ता बनाकर आम महिला की तरह उन घटनाओं की रिकॉर्डिंग लेने लगी जिनमें थाने में महिलाओं से अभद्रता होती थी। 2 महीनों तक वह गांव-गांव घूमी, शिकायतें सुनी, पीड़िताओं के बयान इकट्ठा किए और एक यूएसबी ड्राइव में उन सभी की रिकॉर्डिंग सेव की। फिर उसने गुप्त रूप से एक महिला एनजीओ की मदद से इन सबूतों को न्यायिक समिति तक पहुंचाया। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब सीमा की जासूसी शुरू हो गई। रोनित को शक हो गया कि थाने में हुआ थप्पड़ और अचानक मीडिया का तूफान किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उसने सीमा की जांच पड़ताल शुरू करवाई, उसके पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, और जब उसे सपना वर्मा का नाम दोबारा दिखा तो वह चीख पड़ा। उसे समझ आ गया कि यह वही लड़की की बहन है जिसके केस को उसने पैसे और पावर से दफना दिया था, और अब वही बहन एक अफसर बनकर उसके सामने खड़ी थी। रोनित ने तुरंत अपने पालतू डीएसपी को फोन मिलाया और कहा, अगर वो लड़की एक कदम और बढ़ी तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। उधर सीमा अब तक जान चुकी थी कि उसकी राह अब और भी जोखिम भरी होने वाली है। उसने अपनी निजी सुरक्षा हटा दी थी ताकि शक ना हो।
लेकिन असल में उसके साथ गुप्त इंटेलिजेंस टीम की 2 महिला अफसर तैनात थीं, जो सिविल ड्रेस में उसका पीछा करती थीं और हर गतिविधि पर नजर रखती थीं। एक रात जब सीमा अकेली घर लौट रही थी, एक काले रंग की एसयूवी ने उसका पीछा किया और सुनसान सड़क पर उसके वाहन को ओवरटेक कर जबरन रोकने की कोशिश की। लेकिन सीमा पहले से सतर्क थी। उसने गाड़ी का कैमरा ऑन कर रखा था और जैसे ही वे लोग बाहर निकले, 2 बाइक पर आई महिला इंटेल एजेंट्स ने आकर बीच में मोर्चा संभाल लिया। उनमें से एक ने तो एक गुंडे का कॉलर पकड़कर कहा, तू सोच भी नहीं सकता तुझ पर कौन निगरानी रख रहा है, और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना सीमा ने रुकवाई और एफआईआर नहीं करवाई, क्योंकि उसका प्लान था सबसे बड़े चेहरे को बेनकाब करना। उसे नहीं चाहिए थे मोहरे, उसे चाहिए था बादशाह, और उसके लिए उसे एक आखिरी कार्ड खेलना था, थाने की अंदरूनी मीटिंग की लाइव रिकॉर्डिंग। लेकिन इस बार खेल और भी बड़ा था, क्योंकि यह मीटिंग होनी थी एक फार्म हाउस में, जहां विक्रम सिंह खुद आने वाला था और अपने अधिकारियों से गुप्त मीटिंग करने वाला था कि अब उसने अब तय किया कि वह खुद कोर्ट में इस केस की प्राथमिक गवाह बनेगी। लेकिन क्या कोर्ट में उसकी गवाही और सबूत इतने मजबूत होंगे कि वह सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे को गिरा पाए? क्या रोनित और विक्रम सिंह इतने आसान शिकार हैं, या सीमा की जंग अब उसकी जान पर भारी पड़ने वाली है? क्योंकि जैसे ही उसने कोर्ट में एंट्री ली, उसे पता चला कि एक ऐसा नाम गवाही देने आया है जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी बहन सपना, जिसे वह मृत समझ चुकी थी, अब जिंदा थी। लेकिन सवाल यह था कि इतने साल बाद वो लौटी क्यों, और क्या वो अब सीमा का साथ देगी या किसी और के इशारे पर आई है? कोर्ट रूम की सीढ़ियों पर जब सीमा वर्मा ने अपनी बहन सपना वर्मा को सामने देखा, तो कुछ पल के लिए उसके पांव जमीन में धंस गए, आंखें पथरा गईं और हाथ कांपने लगे। वह सपना, जिसे उसने वर्षों पहले मरा हुआ मान लिया था, जिसके शव का चेहरा तक झलकर पहचान में नहीं आता था, और जिसे उन्होंने पुलिस, डॉक्टर और पूरे सिस्टम की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया था, वो अब उसकी आंखों के सामने जीवित खड़ी थी, सुंदर, आत्मविश्वास से भरपूर, लेकिन चेहरे पर एक गहराई से भरी मुस्कान और आंखों में ऐसी चुप्पी मानो वर्षों की दबी हुई पीड़ा किसी तूफान की शक्ल में उफनने को तैयार हो। सीमा ने लड़खड़ाते हुए पूछा, तू जिंदा है? और बिना कुछ कहे सपना ने बस एक लंबा गले लगाकर जवाब दिया। लेकिन उस गले मिलने में सुकून कम और सवाल ज्यादा थे, क्योंकि सीमा जानती थी कि अगर सपना जिंदा थी तो इतने साल कहां थी, क्यों छिपी रही, और अब क्यों वापस आई? कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। न्यायाधीश कड़ी निगरानी में सुनवाई शुरू करते हैं। एसडीएम सीमा वर्मा अपना पक्ष रखते हुए रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो क्लिप्स और थाने के अंदर हुई बदसलूकी की फुटेज सबमिट करती हैं। पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है जब विक्रम सिंह की आवाज में वह लाइन सुनाई देती है, कानून मेरे जूते के नीचे है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तब होता है जब सपना गवाही के लिए खड़ी होती है और पूरे कोर्ट को बताती है कि वह मरी नहीं थी, बल्कि उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। उसके साथ हुई दरिंदगी के बाद जब उसे फार्म हाउस में जला दिया गया, तब एक बूढ़े चौकीदार ने जान बचाने के लिए उसे पीछे के कुएं में फेंक दिया था, जहां से एक स्थानीय एनजीओ की महिला कार्यकर्ता ने उसे बेहोशी की हालत में उठाया। लेकिन उसके चेहरे और शरीर पर ऐसे जख्म थे कि पहचानना नामुमकिन था। इसलिए उसे लखनऊ के एक गुप्त केंद्र में इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां 3 साल तक वह बिना पहचान के जिंदा रही। याददाश्त भी खो चुकी थी, लेकिन जब होश आया तो डर, अपमान और दर्द उसकी रगों में बह रहा था। फिर एक दिन टीवी पर सीमा की एक स्पीच देखकर उसे अपनी यादें लौट आईं और उसने तय किया कि अब वह सिर्फ बहन नहीं, एक गवाह बनकर लौटेगी। उस अत्याचार की, उस सत्ता की, उस बलात्कारी सिस्टम की जिसने उसे मरा मान लिया था। उसके इस बयान के बाद कोर्ट में सनसनी फैल जाती है। मीडिया बाहर खड़ी झूम उठती है। टीवी चैनल्स चीख चीख कर हेडलाइन देते हैं, मरी हुई लड़की कोर्ट में गवाही देने लौटी। लेकिन विक्रम सिंह के चेहरे पर अब भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि कोर्ट की दीवारों में उसका वकील, उसकी पहुंच और उसकी पार्टी की सत्ता बैठी है, और वही होगा जो वह चाहेगा। इसलिए अगली सुनवाई में उसका वकील एक नया षड्यंत्र लेकर आता है। वह कोर्ट के सामने एक वीडियो पेश करता है जिसमें सपना और सीमा को किसी कैफे में बैठकर योजना बनाते दिखाया गया है, और दावा करता है कि पूरा मामला एक बदले की साजिश है। कोर्ट चौंक जाता है।
मीडिया फिर से सवाल उठाने लगता है, लेकिन सीमा चुप नहीं रहती। वह कहती है, उस वीडियो को फोरेंसिक जांच में भेजिए, उसमें टाइम स्टैंप छेड़ा गया है। और एक हफ्ते बाद फोरेंसिक रिपोर्ट यह साबित करती है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद विक्रम सिंह के वकील की पेशी पर सवाल उठते हैं और केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग उठती है। इसी दौरान एक रात सपना को कोर्ट से लौटते वक्त अगवा कर लिया जाता है। सीमा जब तक समझ पाती, बहुत देर हो चुकी होती है। उसका फोन बंद, लोकेशन गायब और सीसीटीवी कैमरे ब्लाइंड कर दिए गए थे। पूरा सिस्टम जैसे फिर उसी काले अंधेरे में लौट चुका था जहां से सीमा उसे बाहर खींच लाना चाहती थी। वो पागलों की तरह दरवाजों पर दस्तक देती है, ऑफिसर्स को फोन करती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तब वह खुद अपनी टीम के साथ एक्टिव होती है और उस एसयूवी की तलाश शुरू करती है जिसमें सपना को अगवा किया गया। 48 घंटे की खोजबीन के बाद एक जंगल के पास वह गाड़ी मिलती है, जली हुई अवस्था में, लेकिन सीट पर खून के धब्बे और कुछ बाल मौजूद थे। फोरेंसिक टीम मौके पर आती है और पुष्टि करती है कि वह खून इंसानी है, लेकिन सपना का है या नहीं, यह पुष्टि 24 घंटे में होगी। सीमा टूटने लगती है। एक अफसर से ज्यादा एक बहन उसके अंदर जाग उठती है। लेकिन अगले दिन एक गुप्त पैकेट उसके सरकारी बंगले के गेट पर मिलता है, जिसमें एक पेन ड्राइव और एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है, मैं अभी जिंदा हूं दीदी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुमने अगली सुनवाई में मेरा नाम लिया तो वे मुझे काट कर किसी नाले में फेंक देंगे। प्लीज मेरी चिंता मत करना, तुम बस ये केस पूरा कर दो। और पेन ड्राइव में सपना की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें उसने फार्म हाउस की सारी घटनाओं को विस्तार से बयान किया होता है। ये वीडियो अब सीमा का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या कोर्ट इसे स्वीकार करेगा जब गवाह मौजूद नहीं है? तब सीमा एक और दांव चलती है। वह खुद केस की वकील बनकर सामने आती है। यह खबर पूरे देश में सनसनी मचा देती है कि एक एसडीएम, जो खुद केस की जांच अधिकारी थी, अब उस केस की गवाह भी और वकील भी। अगली सुनवाई में वह फॉर्मल लॉ डिग्री के दस्तावेज और बार काउंसिल की अनुमति के साथ कोर्ट में पेश होती है। जज कुछ पल के लिए हैरान होता है, लेकिन फिर अनुमति देता है और सीमा पहली बार वकील की कुर्सी पर बैठती है। अपनी बहन के लिए, उन हजारों महिलाओं के लिए जिन्हें थाने के भीतर भी इंसाफ नहीं मिलता। सुनवाई शुरू होती है। सीमा एक एक करके सारे सबूत, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, एनजीओ की रिपोर्ट और सपना की पेन ड्राइव का बयान कोर्ट में पेश करती है। लेकिन विपक्ष का वकील बार बार उसके भावनात्मक जुड़ाव का हवाला देकर केस को भावनात्मक ड्रामा करार देता है। तब सीमा कहती है, भावनाएं ही हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन मेरे पास सबूत भी हैं जो कानून की किताबें पढ़ते हैं, और आज मैं आपको किताब भी दूंगी और खून भी दिखाऊंगी। कोर्ट सन्न है। मीडिया अदालत की हर लाइन लाइव कर रही है और सीमा का हौसला अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया है। लेकिन अगली सुनवाई में फैसला होगा। क्या विक्रम सिंह दोषी माना जाएगा? क्या सपना अब भी जिंदा है? और क्या सच में कोई और भी है जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, जो अब तक पर्दे के पीछे था? कोर्ट की उस ऐतिहासिक सुबह जब न्यायाधीश ने आखिरी सुनवाई शुरू करने की घोषणा की, पूरा देश टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक गया था। एसडीएम सीमा वर्मा, जो अब खुद अपनी बहन सपना की गुमशुदगी, थाने की भ्रष्ट व्यवस्था और राठौड़ परिवार की दरिंदगी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी थी, वह इस बार वकील के रूप में सिर्फ केस नहीं लड़ रही थी। वह अपने पूरे अस्तित्व, न्याय प्रणाली और बहन की सांसों की अंतिम उम्मीद लेकर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का वकील एक और नया मोड़ सामने लाया। उसने कहा कि सपना का कोई भी वीडियो, बयान या सबूत कोर्ट में तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह साबित हो कि वह गवाह मानसिक और शारीरिक रूप से बयान देने के योग्य थी और बिना किसी दबाव में थी, वरना यह सब एक भावनात्मक जाल हो सकता है, कोर्ट को भ्रमित करने के लिए। यह दलील कुछ देर के लिए प्रभावी लगी, लेकिन तभी सीमा ने एक यूएसबी सामने रखी जिसमें सपना के पिछले दिनों के कुछ ऑडियो थे, जिनमें वह पूरी तरह होश में अपनी इच्छा से यह बयान करती है कि वह अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ गवाही देना चाहती है और किसी भी हालत में अपने अपराधियों को सजा दिलवाना चाहती है। जज ऑडियो सुनते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर एक ऐसा मोड़ आता है जहां से कहानी की जड़ें हिलने लगती हैं। कोर्ट में एक गुप्त गवाह पेश होता है, एक बुजुर्ग जो बुरी तरह से थरथरा रहा होता है।
सीमा उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन वह धीरे से कहता है, मैडम, मैं वही फार्म हाउस का चौकीदार हूं जिसने आपकी बहन को कुएं में फेंककर उसकी जान बचाई थी। मैं सालों से छिपा फिर रहा था, क्योंकि अगर मेरा नाम सामने आता तो राठौड़ मुझे भी खत्म कर देते, लेकिन अब मैं और नहीं भाग सकता। सपना बेटी ने कहा था, सच बोलना ही आखिरी इंसाफ होगा। उसके बयान से कोर्ट में एक और पुख्ता कड़ी जुड़ जाती है और पूरा केस अब विक्रम सिंह और उसके बेटे रोनित के खिलाफ मजबूत हो जाता है। लेकिन जब विक्रम सिंह को लगता है कि अब सजा तय है, तब वह अपनी राजनीति का आखिरी और सबसे घिनौना कार्ड खेलता है। वह संसद में अपने पार्टी नेताओं से मिलकर एक विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए केस को राष्ट्र विरोधी साजिश बताने की कोशिश करता है। उसका दावा होता है कि सीमा एक एनजीओ और विदेशी एजेंसियों के इशारे पर सरकार को बदनाम करने के लिए पुलिस तंत्र पर हमला कर रही है और उसे निलंबित कर गिरफ्त में लिया जाए। इस आरोप से देश भर में दो गुट बन जाते हैं, एक जो सीमा को देश की बेटी कहता है और एक जो उसे गद्दार। मीडिया इस विभाजन को आग की तरह फैलाता है, लेकिन सीमा हार मानने वालों में नहीं थी। उसने सीबीआई से अनुरोध किया कि वह पूरी जांच की निष्पक्ष रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे, और वही रिपोर्ट अगले दिन सामने आती है, जिसमें स्पष्ट होता है कि सपना वर्मा के साथ गैंगरेप हुआ, उसे जलाने की कोशिश हुई और फार्म हाउस का मालिक रोनित था, जिसने अपने पिता विक्रम सिंह की मदद से पूरे सबूत मिटवाए। रिपोर्ट में मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग और डीएनए मैचिंग से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। रिपोर्ट के आते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और अब जज फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। लेकिन उस रात एक और तूफान आता है। विक्रम सिंह फरार हो जाता है। कोर्ट परिसर से निकलते वक्त वीआईपी रास्ते से भाग निकलता है और पुलिस उसकी गिरफ्त में नहीं आती। यह खबर जैसे ही मीडिया में आती है, सीमा टूट जाती है। लेकिन तभी एक अनजान नंबर से कॉल आता है, मैडम, सपना जिंदा है, लेकिन अगर विक्रम पकड़ा नहीं गया तो अगला दिन उसकी आखिरी सुबह होगी। लेकिन अंधी नहीं है, और जब गवाह मरे हुए लौटते हैं तो सिर्फ गवाही नहीं देते, व्यवस्था की आत्मा को फिर से जीवित करते हैं। कोर्ट विक्रम को आजीवन कारावास और रोनित को मृत्युदंड की सजा सुनाता है। सपना के बयान के आधार पर उसकी गवाही को न्यायिक गवाह माना जाता है और सीमा को राज्य स्तर पर वीरता पुरस्कार देने की घोषणा होती है। लेकिन जब सब खत्म होता है, तब सीमा प्रेस के सामने सिर्फ इतना कहती है, ये जीत मेरी नहीं है, ये उस थप्पड़ की जीत है जो मैंने नहीं मारा, लेकिन इस सिस्टम के चेहरे पर पड़ा था। मीडिया तालियों की गूंज में डूब जाता है, जनता रोती है और एक अफसर, एक बहन, एक इंसान फिर इंसाफ का दूसरा नाम बन जाती है। लेकिन जैसे ही सीमा अपनी फाइलें समेटकर कमरे से बाहर निकलती है, एक अनजान रिपोर्टर उसके कान में आकर कहता है, मैडम, आपको नहीं लगता अभी भी एक चेहरा पर्दे के पीछे है जिसने सपना को छिपा कर रखा और फिर उसे जिंदा लौटा दिया? क्या आपने कभी सोचा उस चौकीदार ने सालों तक सपना की बात किसी से क्यों नहीं की? और सीमा कुछ पलों के लिए रुकती है, फिर पलटकर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है, सिद्धांत मेहरा, क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और फिर मुस्कुराकर बोलता है, आपने जो देखा वो सिर्फ आधा सच है, अब असली कहानी शुरू होगी। और यहीं पर खत्म होती है ये लड़ाई। लेकिन एक नए रहस्य की दस्तक के साथ एसडीएम सीमा वर्मा को लगा था कि विक्रम सिंह और रोनित की गिरफ्तारी के साथ उसकी लड़ाई पूरी हो गई है। लेकिन जब सिद्धांत मेहरा नाम का वह क्राइम जर्नलिस्ट उससे अदालत की सीढ़ियों पर मिला और यह सवाल उछाला कि जिसने सपना को बचाया उसने कभी सामने आने की कोशिश क्यों नहीं की, तब सीमा की सोचने की दिशा ही बदल गई। उसकी आंखों के सामने एक एक कर सारे दृश्य घूमने लगे। सपना की वापसी, उसका खत, उसकी रिहाई से पहले उसका गायब हो जाना और फिर सही वक्त पर पेन ड्राइव और ऑडियो क्लिप्स का मिलना। क्या यह सब महज संयोग था या किसी अदृश्य ताकत का सुनियोजित प्रयास? सिद्धांत ने एक पुरानी रिपोर्ट की फाइल उसके हाथ में दी और कहा, इसमें उस एनजीओ के बारे में जानकारी है जिसने सपना को बचाया था, लेकिन आपको यह जानकर झटका लगेगा कि उस संस्था का फंड पिछले 8 सालों से एक नामी उद्योगपति के ट्रस्ट से आता है, और वो नाम है रविंद्रनाथ चौधरी। एक ऐसा नाम जो कभी विक्रम सिंह का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन बाद में दुश्मन बन गया जब सत्ता की डील में उसका हिस्सा काट दिया गया।
सीमा ने फाइल के पन्ने पलटे तो पाया कि चौधरी की ट्रस्ट ने कई बार गुप्त रूप से पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी याचिकाएं दायर की थीं, आरटीआई लगाई थीं, और उसकी संस्था के कार्यकर्ता अक्सर उन गांवों में काम करते थे जहां पुलिस और राजनैतिक गठजोड़ सबसे अधिक प्रभावशाली थे। अचानक सीमा को एहसास हुआ कि सपना को बचाने, छिपाने और सही वक्त पर सामने लाने के पीछे कहीं न कहीं इस चौधरी का ही हाथ हो सकता है। लेकिन सवाल यह था, क्यों? चौधरी को क्या हासिल होना था इससे? और क्या उसने वाकई सपना को सिर्फ इंसाफ के लिए बचाया, या किसी गहरे बदले की साजिश के तहत? सीमा ने सिद्धांत की मदद से चौधरी की कंपनी और ट्रस्ट पर रिसर्च शुरू की, और तब उन्हें हाथ लगा एक वीडियो जो पहले कभी जारी नहीं हुआ था। उस वीडियो में सपना एक बार कैमरे की तरफ देखकर कह रही थी, दीदी, जो मुझे बचाया वो कहते हैं जब सही वक्त आएगा तुम्हें सब बता देंगे, लेकिन तब तक मुझे खामोश रहना होगा। सीमा कांप उठी। सपना किसी दबाव में तो नहीं थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे छिपाया? और चौधरी एक उद्योगपति होकर इतने संवेदनशील मामले में क्यों रुचि ले रहा था? सिद्धांत ने बताया कि रविंद्रनाथ चौधरी का एक इकलौता बेटा था कुशाग्र, जो आईपीएस की तैयारी करता था और बेलवा थाने में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन वहीं एक रात बेलवा के ही एक अफसर ने उसका ऐसा शोषण किया कि वह डिप्रेशन में चला गया और बाद में उसकी आत्महत्या कर दी गई। चौधरी ने तब से कसम खा ली थी कि बेलवा थाने की व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, लेकिन खुद के हाथ गंदे किए बिना वह चाहता था कि कोई ऐसा ईमानदार, तेज और आत्मबल से भरा अफसर आगे बढ़े जो सिस्टम के भीतर रहते हुए उसे तोड़े। और उसे सीमा वर्मा की प्रोफाइल में वही आग दिखी। तब से उसने गुप्त रूप से उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की, और जब सपना के बारे में पता चला तो उसे एक हथियार की तरह बचाया, छिपाया और सही वक्त पर सामने लाया। चौधरी खुद सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर सत्ता को पता चला कि वह सिस्टम के खिलाफ लड़ाई का मास्टरमाइंड है तो उसकी कंपनी और बाकी सामाजिक कार्य भी नष्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए उसने सपना को ढाल बनाया, सीमा को प्रेरणा दी और अपनी लड़ाई पर्दे के पीछे से लड़ी। यह सच्चाई जब सीमा के सामने आई तो वह दोहरी उलझन में पड़ गई। एक तरफ उसकी बहन का जीवन बचाने वाला वही व्यक्ति था जिसने उसे न्याय दिलाने की लड़ाई के लिए संसाधन और रास्ता दिया, लेकिन दूसरी तरफ वह इस सच से आहत थी कि उसका इस्तेमाल एक बड़ी राजनीतिक साजिश के हिस्से के रूप में भी किया गया। उसने तय किया कि अब उसे खुद चौधरी से मिलना होगा। सिद्धांत की मदद से वह गुप्त रूप से मुंबई स्थित चौधरी के फार्म हाउस पहुंची, जहां बुजुर्ग रविंद्रनाथ चौधरी व्हील चेयर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सीमा ने सीधा सवाल पूछा, आपने मेरी बहन को बचाया, मैं कृतज्ञ हूं, लेकिन क्या वह सिर्फ इंसानियत थी या किसी राजनीतिक बदले का हिस्सा? चौधरी मुस्कुराया और बोला, दोनों। इंसानियत ने सपना को बचाया, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा ने उस इंसाफ की मांग की जो उसे कभी नहीं मिला। और मुझे तुम में वो साहस दिखा जो शायद मेरे बेटे में भी नहीं था। वह रुक कर कहता है, मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हें तुम्हारी ही ताकत दिखाई। तुम्हारी बहन तो सिर्फ तुम्हारे जुनून को हवा देने का एक जरिया थी, लेकिन अब फैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो दुनिया को बता सकती हो कि मैं इसका मास्टरमाइंड था, लेकिन तब इस देश में किसी एनजीओ की हिम्मत नहीं होगी कि वो अगली सीमा वर्मा तैयार कर सके। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि सच मर जाए। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी लड़ाई में कुछ अदृश्य हाथों ने मदद की, लेकिन मुकाबला मैंने अकेले किया। वह उठी और बाहर निकल गई, मन में एक भारी सन्नाटा लिए। अगले दिन कोर्ट का फैसला जनता के सामने आता है। विक्रम सिंह और रोनित की अपील खारिज, उनकी संपत्ति जब्त, बेलवा थाना भंग। थाने की जगह अब एक महिला सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र बनेगा और उसका नाम होगा सपना वर्मा महिला न्याय केंद्र। सपना अब ठीक हो रही है और दिल्ली में महिलाओं के अधिकारों के लिए एनजीओ चला रही है। सीमा को गृह मंत्रालय में एक विशेष समिति का नेतृत्व सौंपा गया है पुलिस सुधार के लिए, और कहानी वहीं पूरी होती है जहां से शुरू हुई थी, उस थप्पड़ से जिसने एक दीवार तोड़ी थी लेकिन एक नई इमारत भी खड़ी कर दी थी। और आखिरी दृश्य में सिद्धांत अपनी रिपोर्ट की आखिरी लाइन टाइप करता है। थाने के अंदर वो औरत अफसर नहीं थी, वो पूरा सिस्टम बदलने की चिंगारी थी,
और उसने सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, सड़ी हुई व्यवस्था की नींव हिला दी थी। फिर वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली रिपोर्ट में मिलते हैं एक और सीमा से, जो शायद कहीं थाने में रिपोर्ट लिखवाने आई होगी। 3 महीने बीत चुके थे। बेलवा थाना अब अतीत की चीज हो चुका था और उसकी जगह जिस सपना वर्मा महिला न्याय केंद्र का उद्घाटन किया गया था, वो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। एसडीएम सीमा वर्मा अब गृह मंत्रालय की पुलिस सुधार और न्याय निगरानी समिति की चेयरपर्सन बन चुकी थीं और देश भर के थानों में महिलाएं अब रिपोर्ट लिखवाने से डरती नहीं थीं। लेकिन हर कहानी के आखिरी मोड़ के बाद एक और अंधेरा गलियारा होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। सीमा को अब भी रातों को नींद नहीं आती थी। सपना ठीक थी, पर गहरे सदमे से बाहर नहीं आई थी और सबसे ज्यादा बेचैनी उसे थी उस आदमी को लेकर जिसने सपना को जिंदा निकाला, छिपाया, सिखाया और सही समय पर लौटा दिया, और उस रविंद्रनाथ चौधरी की गुप्त योजना के बारे में जिसने सिस्टम को सुधारने के नाम पर बहुत कुछ उजाड़ दिया। लेकिन सीमा को अब नया अलर्ट मिला था। उत्तर प्रदेश के ही एक और जिले नरसिंहपुर से, जहां एक नया थाना इंचार्ज बना था। नाम था इंस्पेक्टर आदित्य सिंह, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। लोगों को डर नहीं, भरोसा दे रहा था। महिलाएं सीधे उसके मोबाइल पर शिकायत भेज रही थीं और एफआईआर दर्ज हो रही थीं, बिना घूस, बिना सिफारिश। अचानक सीमा को शक हुआ, ये नाम कहीं सुना सा लगता है। उसने रिकॉर्ड खंगाले और तब जो सामने आया उसने उसकी नींव हिला दी। इंस्पेक्टर आदित्य असल में रविंद्रनाथ चौधरी का पोता था, यानी कुशाग्र चौधरी का बेटा, जिसका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं था और न ही वो किसी पुलिस रिक्रूटमेंट में दिखाई देता था। फिर वो इंस्पेक्टर कैसे बना, किस ट्रेनिंग से गुजरा और उसे ये पद किसने दिया? सीमा ने अपने इंटेलिजेंस डेस्क को निर्देश दिया और आदित्य की पूरी प्रोफाइल निकलवाई। तब उसे पता चला कि एनआईए, आईबी और कुछ हाई लेवल डिफेंस प्रोटेक्शन यूनिट्स से जुड़े कुछ गुप्त थानों में एक खास ट्रेनिंग दी जाती है, जहां ऐसे अफसरों को तैयार किया जाता है जो पुलिसिंग नहीं, सिस्टम सुधार का गुप्त एजेंडा लेकर भेजे जाते हैं। और रविंद्रनाथ चौधरी उस पूरे नेटवर्क का फाइनेंसर और आइडियोलॉजिस्ट था। अब तक जो सब सीमा को प्रेरणा लगती थी, वह असल में क्रांतिकारी प्रयोगशाला थी, जहां जनता के बीच विश्वास जीतने वाले कुछ चुने गए लोग तैयार किए जाते थे, ताकि पुराने सिस्टम को बिना खून बहाए जड़ से बदला जा सके। लेकिन यह सब लोकतंत्र के बाहर किया जा रहा था, बिना संवैधानिक प्रक्रिया, बिना सरकारी आदेशों के। और यह बात देश के लिए खतरनाक थी। सीमा को अब 2 रास्तों में से एक चुनना था। या तो वह उस चौधरी मिशन का हिस्सा बने और पूरे देश में सिस्टम को अपनी तरह से बदलने में सहयोग दे, या उस साजिश को जनता के सामने लाकर खुद अपनी ही बनाई इज्जत को खतरे में डाले। उसने सपना से बात की। सपना ने सिर्फ इतना कहा, दीदी, तुम अब सिर्फ अफसर नहीं, प्रेरणा बन चुकी हो। लोग तुमसे सच की उम्मीद रखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब सही नहीं है तो तुम आवाज उठाओ। मैं फिर से मर जाऊं, मंजूर है, लेकिन तुम चुप मत रहना। और उसी रात सीमा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष मीटिंग की अनुमति मांगी और सारे दस्तावेज, सबूत, प्रोफाइल, ट्रांसफर रिकॉर्ड, एनजीओ फंड ट्रेसिंग रिपोर्ट एकत्र की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उसने कहा, देश में जो हो रहा है वो बदलाव की शक्ल में क्रांति है, लेकिन यह क्रांति संविधान के बाहर से हो रही है। अगर आज इसे रोका नहीं गया तो कल वर्दी सिर्फ भरोसे की नहीं, डर की बन जाएगी। इस बार खाकी नहीं, सफेद पोशों के नाम से। सरकार चौंक गई। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई और अघोषित सुधार नेटवर्क की जांच शुरू हुई। कई पुलिस थानों से गैरकानूनी नियुक्तियां रद्द की गईं। चौधरी ट्रस्ट की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई और यह पाया गया कि रविंद्रनाथ चौधरी ने एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली का गुप्त मॉडल खड़ा किया था, जिसका उद्देश्य सिस्टम को बदलना नहीं, धीरे धीरे सरकार जैसी दूसरी शक्ति बनाना था। लेकिन जब सीमा से पूछा गया कही, क्या वो इस मिशन का हिस्सा नहीं, मैं उस थप्पड़ की गूंज हूं जिसने वर्दी को दोबारा इंसान बनाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रविंद्रनाथ चौधरी की गिरफ्तारी हुई,
लेकिन उम्र और बीमारी को देखते हुए उसे हाउस अरेस्ट किया गया। वह अब भी कहता है, मैंने देश के लिए किया, कोई नहीं समझेगा। लेकिन सीमा अब हर राज्य में थाना सुधार स्वयंसेवक योजना चला रही है, जो पारदर्शी और संविधान के भीतर है। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उस मिशन से जुड़े कुछ अधिकारी आज भी गुमनाम थानों में बैठे हैं। वही कर रहे हैं जो आदित्य सिंह कर रहा था, और अगली सीमा वर्मा को ढूंढ रहे हैं। कहानी अब साजिश की नहीं, सिस्टम को वापस संविधान में लाने की है। लेकिन क्या देश इस नए खेल को समझ पाएगा? क्या अगली सीमा वर्मा तंत्र को तोड़ेगी या तंत्र बन जाएगी? 6 महीने बीत चुके थे और एसडीएम सीमा वर्मा अब देश की सबसे चर्चित महिला अफसर बन चुकी थीं। हर न्यूज चैनल, हर मंच, हर सेमिनार में उनका नाम गूंजता था। सीमा दीदी अब सिर्फ एक अफसर नहीं, व्यवस्था की आशा बन चुकी थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है और उसमें से विजेता बनकर निकलता है, तो उसके दुश्मन वही नहीं होते जो सामने थे, बल्कि वे भी हो जाते हैं जो चुपचाप ताकतवर गलियारों में बैठे होते हैं। और अब सीमा के लिए असली चुनौती वहीं से शुरू होनी थी, जब एक इंटरनेशनल एनजीओ द्वारा उसे बुलाया गया एक कार्यक्रम अचानक कैंसिल कर दिया गया और पीछे से जानकारी मिली कि सरकार के उच्च अधिकारी नहीं चाहते कि सीमा विदेश में भारत की आंतरिक व्यवस्था पर बोलें। तभी उसे गुप्त रूप से सूचना मिली कि उसे एक ऐसे केस में फंसाया जा सकता है जिसमें चौधरी मिशन की जांच के दौरान कई कागजों में उसका नाम, दस्तखत और फंड रिकॉर्ड संदेह के घेरे में रखे गए हैं। सीमा भौंचक्क रह गई। जिसे उसने खुलासा किया वही अब उसके सिर पर अपराध बनकर मंडरा रहा था। उसने सीधा गृह सचिव से बात की, लेकिन उधर से जवाब मिला, हमारे हाथ बंधे हैं, आप फिलहाल सार्वजनिक बयानबाजी से दूर रहें। यह सीमा के लिए वह क्षण था जब वो समझ गई कि सिर्फ भ्रष्ट लोग ही नहीं, मौन व्यवस्था भी उसका विरोध कर रही है और अब उसे नायक नहीं, विद्रोही कहा जाने लगा था। उसी समय सपना ने सीमा को एक फाइल दी जिसमें चौधरी द्वारा प्रशिक्षित अफसरों की पूरी लिस्ट थी, कौन कहां तैनात है और किस जिले में बदलाव की योजना के तहत वो गुप्त मिशन चला रहे हैं। सीमा इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट के विशेष बेंच के पास ले गई और एक याचिका दायर की। भारत के भीतर एक समानांतर न्याय व्यवस्था की गुप्त साजिश की जांच होनी चाहिए। यह याचिका पूरे देश में बम की तरह फूटी। विपक्षी पार्टियों ने सीमा को गुप्त एजेंट कहा, सत्ताधारी दल ने उसे राष्ट्रीय सम्मान बताया और जनता फिर से 2 हिस्सों में बंट गई। लेकिन इससे पहले कि कोर्ट सुनवाई शुरू करता, सीमा पर सीबीआई जांच का आदेश आ गया और अब वही सीबीआई जिसका भरोसा कर वह केस जीत चुकी थी, अब उसके पीछे थी। मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। क्या सीमा ने चौधरी मिशन में सहयोग किया? क्या एसडीएम बनकर उसने संविधान से ऊपर काम किया? क्या यह महिला अधिकारों की आड़ में सत्ता के खिलाफ विद्रोह है? सीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सीधा कहा, हां, मैंने चौधरी मिशन को उजागर किया, लेकिन जो मैंने किया वो देश को बचाने के लिए था। अगर मेरा नाम जांच में दोषी निकलता है तो मैं सबसे पहले खुद को गिरफ्त में दूंगी। लेकिन जनता अब भी बंटी हुई थी। इसी बीच एक नया चेहरा सामने आता है, एक युवा लड़का अर्जुन, जो खुद को चौधरी मिशन का सच्चा उत्तराधिकारी कहता है। वह सोशल मीडिया पर वीडियो डालता है, कहता है, सीमा वर्मा ने चौधरी की विरासत को धोखा दिया। वो क्रांति को बंद करना चाहती है क्योंकि अब उसे सत्ता मिल गई है। यह वीडियो वायरल हो जाता है। अर्जुन की अगुवाई में देश भर में छात्र और युवा नई व्यवस्था आंदोलन शुरू करते हैं और बात बात पर पूछते हैं, क्या वर्दी अब सच का साथ नहीं देगी? सीमा अब 2 पार्टों में फंस चुकी थी। सत्ता उसके खिलाफ थी और क्रांति उसे गद्दार मान रही थी। एक रात सपना ने सीमा से पूछा, दीदी, क्या तुम सच में चाहती हो कि यह देश उसी पुराने सिस्टम में चला जाए? और सीमा सिर्फ एक लाइन कहती है, मैं चाहती हूं देश बदले, लेकिन वह संविधान के भीतर बदले, गुप्त खेलों से नहीं। तभी सिद्धांत मेहरा एक नई रिपोर्ट लाता है जिसमें अर्जुन की गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा था। वह लड़का वास्तव में एक राजनैतिक युवा संगठन का हिस्सा था जिसे नई सरकार सत्ता में लाने के लिए उसे चौधरी की आड़ में एक चेहरा बनाया गया था।
जब यह रिपोर्ट मीडिया में आती है, अर्जुन की सच्चाई सामने आती है। उसकी अमेरिका से फंडिंग, उसके ट्विटर पोस्ट्स, विदेशी एनजीओ का समर्थन, सब जनता के सामने आ जाता है। देश की हवा फिर से सीमा के पक्ष में मुड़ती है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करता है जिसमें सीमा ने कहा था, देश को बदलना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था में बदलाव हो, न कि छिपे मिशनों से। कोर्ट फैसला सुनाता है कि चौधरी ट्रस्ट, अर्जुन मिशन और अन्य समानांतर प्रयासों की केंद्रीय जांच हो, और साथ ही यह भी आदेश देता है कि सीमा वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई सिर्फ कोर्ट की अनुमति से ही हो सकती है। यह जीत सिर्फ सीमा की नहीं, उस थप्पड़ की थी जो अब पूरे देश में चेतना बन चुका था। अंतिम दृश्य में सीमा नई दिल्ली के इंडिया गेट के सामने छात्रों को संबोधित करते हुए कहती है, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो प्रशासन में आओ, कानून बनाओ, सिस्टम में रहकर सिस्टम को साफ करो, लेकिन काले चश्मे पहनकर गुप्त एजेंडा नहीं बल्कि संविधान की रोशनी में काम करो। और अगर कभी लगने लगे कि कोई अफसर या नेता सच के खिलाफ खड़ा है, सिर्फ अफसर नहीं, देश में एक नई आजादी की प्रतीक बन चुकी थी और अगली पीढ़ी उसी थप्पड़ की आवाज बनना चाहती थी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे